नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में 24 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर जीत हार के दावे तेज हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने सभी 24 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले इन 24 सीटों में से कांग्रेस ने 23 सीट जीती थी। जनता ने हाथ के पंजे पर वोट दिया, लेकिन बीच में सरकार को गिरा दिया गया। अब जनता, मजदूर और किसान इसका बदला लेंगे। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी को उपचुनाव की तैयारियां करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता ही उपचुनाव की तैयारी कर रही है। तैयारियां उन्हें करनी चाहिए जो झूठ बोलकर सत्ता में आए थे। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद भदौरिया ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर पूर्व और पूर्ण तैयारी जरूरी है। उन्होंने सभी 24 सीटों पर कांग्रेस की जीत के दावे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए हैं और बीजेपी की जीत का दावा किया है। 24 की 24 सीट कांग्रेस जीतेगी और जैसा बीजेपी कह रही कि वो तैयारी नहीं करते, जनता तैयारी करती। तो इस बार जनता ने तैयारी कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है पूरी तरह से। उपचुनाव के लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी करना है। भारतीय जनता पार्टी तो जो काम करती है जनता तैयारी करती है उसके लिए। वो सोचें जो झूठ बोल के सरकार में आ गए थे। पूर्व योजना और पूर्ण योजना तो पूरे संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, महामंत्री संगठन सुहास भगत जी, माननीय शिवराज जी, ये सभी लोग बैठ गए हैं। तो संपूर्ण तैयारी है। बूथ तक के हमारी पूरी स्ट्रेटजी तैयार हो गई है। इसलिए हम लड़ेंगे जनता की कृपा से, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सब सीटें जीतने की कोशिश करें। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र सांवेर के कई पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मंत्री तुलसी सिलावट इन नेताओं को भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय लेकर पहुंचे थे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तुलसी सिलावट ने दावा किया कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस से कई बड़े नेता बीजेपी में आएंगे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं VD शर्मा ने मंत्री सिलावट से कहा कि सांवेर विधानसभा को कांग्रेस मुक्त करने के प्रयास में जुटे और हम दोनों ने उनको सदस्यता ग्रहण कराई है। ऐसे हमारी एक शुरुआत हुई है सामान्य अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में। अब यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा कि कांग्रेस अब पूरी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अभी आप रुको सही, लिस्ट भी आती जाएगी। इतने बड़े नेता आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो साथ ही हमारे कांग्रेस के इंदौर के, सांवेर के सभी मित्रों ने आज भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। इसलिए मैं उन सबको, तुलसी जी के साथ सारे लोग जो आए हैं, उन सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। और तुलसी जी, हम तो अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से सांवेर भी कांग्रेस मुक्त बनकर के खड़ी हो, ऐसे आप सभी के मित्र साथी जो मैदान में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के हमारे परिवार में, उन सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और यह कहा है कि कितना शर्मनाक है कि आज आवश्यकता है कोरोना प्रभावित इलाकों में प्रदेश के मार्गों व सीमाओं पर जाकर भूखे प्यासे मजदूरों से मिलकर उनका दर्द जानने की, लेकिन कार्यालय में उपचुनाव की तैयारियों के लिए और चुनाव जीतने की रणनीति बनाने के लिए कार्यालय का उपयोग किया जा रहा है। लोगों का दल बदल करवाने का काम किया जा रहा है। तो एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा है और उन्होंने ये कहा है कि आज की जो आवश्यकता है वो ये है कि भूखे प्यासे मजदूरों से मिले और उनका दर्द जाने, लेकिन कार्यालय में उपचुनाव की तैयारियां की जा रही है, दल बदल किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। प्रदेश की बीजेपी सरकार का फोकस ग्वालियर चंबल पर है और इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने पुराने कार्यकाल की चंबल एक्सप्रेसवे को नए नाम चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से अब लॉन्च कर दिया है, ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज भी अब लिया जा सके। साथ ही ग्वालियर चंबल में शिवराज और महाराज की नई जुगलबंदी का शंखनाद भी कर दिया गया है। कांग्रेस इसे केवल वोट जुटाने की कवायद बता रही है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में है। ऐसे में शिवराज सरकार ने अपने पुराने कार्यकाल की चंबल एक्सप्रेसवे योजना को नए नाम से निकाला है।
पूर्व की कांग्रेस सरकार पर नाकामी का ठीकरा फोड़ते हुए इस योजना को चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से रिलॉन्च किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इसके निर्माण से पूरे चंबल क्षेत्र में लोगों का आर्थिक, क्षेत्रीय और औद्योगिक विकास होगा। शिवराज और महाराज की जुगलबंदी के तौर पर देखे जा रहे इस प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने का दावा किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार ने 15 माह में जितनी भी जनहितैषी और जन सरोकार की योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया था। चंबल एक्सप्रेसवे जैसी महत्वाकांक्षी विकास की योजनाओं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब से हमने सरकार संभाली है, सभी योजनाओं पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है चंबल प्रोग्रेस वे प्रोजेक्ट। दरअसल चंबल प्रोग्रेस वे एक 6 लेन रोड प्रोजेक्ट है जो मुरैना से राजस्थान के कोटा तक बनना है। इस प्रोजेक्ट की दूरी 283 किलोमीटर है। इसमें से 195 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में रहेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 850 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। सिंधिया की बदौलत सत्ता की चौथी पारी खेलने वाले सीएम शिवराज ने इस प्रोजेक्ट को रीओपन कर साफ कर दिया है कि उनकी नजर अब ग्वालियर चंबल अंचल के विकास पर केंद्रित है। वो सिंधिया के साथ और सलाह से क्षेत्र के हर वो विकास कार्य करेंगे जिन्हें कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए नजरअंदाज किया। हालांकि कांग्रेस इस प्रोजेक्ट की नए नाम के साथ रिलॉन्चिंग को केवल बीजेपी की वोट जुगाड़ की कवायद बता रही है। 550 हेक्टेयर जमीन किसानों से अधिकृत करते हुए और इसमें 283 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे था और ये चंबल वासियों के लिए बहुत बड़ा उपहार था। लेकिन माननीय सिंधिया जी, आपने इसका चंबल वासियों का हृदय भी दुखाया है। चंबल एक्सप्रेस वे का नाम पलट के आपने प्रोग्रेस वे कर दिया है। ये भी चंबल वासियों को मंजूर नहीं है। कांग्रेस के आरोप लाजमी है, लेकिन उपचुनाव सर पर है और इस चंबल प्रोग्रेस वे को बीजेपी की फील्डिंग के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर शिवराज और महाराज की जुगलबंदी नजर आ रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मैं आपको ये खबर भी बता दें इंदौर से कि प्रेमचंद गुड्डू ने एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी के संकेत दिए हैं। बीजेपी नेता प्रेमचंद गुड्डू ने ये संकेत दिए हैं। इनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के मन की बात बीजेपी के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकती है, चूँकि अगर बात की जाए तो लॉकडाउन का दौर चल रहा है और ऐसे में सांवेर विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। हमारे साथ में प्रेमचंद जी गुड्डू हैं जो कि अभी फिलहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली है, सांसद रहे हैं, विधायक काफ़ी समय तक वे रहे हैं, सांवेर विधानसभा से भी उन्होंने चुनाव जीता है। लेकिन अब उनके कुछ मन में ऐसा कुछ विचार आया है कि किस तरीके की आगे रणनीति हो सकती है सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। उनसे बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपसे यही बात करेंगे कि क्या फिलहाल आप रणनीति तय कर रहे हैं जो उपचुनाव होना है आगे सांवेर विधानसभा चुनाव के लिए, और क्या आपके मन में रहा कि अभी फिलहाल क्या चीज़ सोच रहे हैं? अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि ज्योतिराव सिंधिया को और तुलसीराम सिलावट को किस तरीके से परास्त किया जाए, और सब कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं, यहीं पे जो लोग आ रहे हैं हम लोग सब लोगों से, वरिष्ठ नेताओं से, सबसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हम तुलसीराम सिलावट और ज्योतिराव सिंधिया को इसमें हम लोग सबक सिखाएंगे और एक प्रदेश की जनता को एक मैसेज देंगे कि इस तरीके से धोखेबाजी करने वाले लोग को किस तरीके से जनता सबक सिखाती है। अच्छा, अगर बात करें तो आज ही जिस तरीके से सांवेर विधानसभा की हम लोग अगर बात करें तो वहाँ पे जितने भी कांग्रेस के नेता थे, आज तुलसीराम जो सिलावट है मंत्री, उनके साथ उन्होंने भोपाल जाकर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मैं ही मानता हूँ, ये सब जितने धंधेबाज हैं वहाँ पे, जो सूदखोर हैं, बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचार को जिन लोगों ने बढ़ावा दिया वो लोग ही वहाँ पे ऐसा लगता है कि वही उनके साथ में है। तो जिस तरीके की छवि के लोग हैं वो अभी सबके जनता को समझ में आ जाएगा। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू जी ने साफ तौर पर कहा है कि अब आगामी दिनों में सांवेर उपचुनाव जो है काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उनको काफ़ी अच्छा होल्ड रहा है और ऐसे में देखना होगा कि अब जब इस तरीके की सियासत वहाँ पर गरमाती है तो उसका परिणाम सामने क्या निकल कर आएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, IBC 24 इंदौर।
चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए अपने अपने दावे ठोक रही है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए निराशा जाहिर की। आज किस तरह से कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का आज फिर से एक बार दामन थाम लिया है, तो वहीं एक नई बात निकल करके सामने आई है कि अब कांग्रेस मुक्त सावेर बनाया जाएगा। और इसके साथ ही प्रेमचंद गुड्डू का भी आपने इंटरव्यू सुना कि वो भी अब कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है। तो अलग अलग खबरों की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप इन खबरों को देखते हैं? आपको क्या लगता है कौन एक दूसरे पर भारी होगा और उपचुनाव की जो पूरी रणनीति है वो किस तरह से बनाएगी कांग्रेस और बीजेपी? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात किया तो सरकार बीजेपी ने भले ही बनाई हो, पर लेकिन सरकार की स्थिरता के लिए जो बहुमत बीजेपी को चाहिए उसके लिए उपचुनाव में कम से कम जीत जरूर हासिल करनी पड़ेगी। बीजेपी ये बहुत अच्छे से जानती है और इस बार चेहरे बीजेपी के चेहरे के बजाय कांग्रेस के वो चेहरे हैं जो पिछली बार कांग्रेस के दम पर या कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे। ऐसे में उन चेहरों को अब बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना ये एक बड़ी टेढ़ी खीर बीजेपी के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि जो दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है कि सभी 24 सीटों पर जीत हासिल की जाएगी, हालांकि इस तरीके के दावे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं, पर लेकिन बीजेपी के इस दावे के आगे बीजेपी के जो खुद के चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अड़चन बनती हुई नजर आ रहे हैं। अगर हम चर्चा करें तो बीजेपी को भले ये लगता है कि 22 चेहरे उसके पास चुनाव के लिए मैदान में मौजूद है, पर लेकिन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं पर निगाह बनाकर रखी हुई है, लिहाजा जो एक दूसरे के दल में वापसी का जो दौर है अब उसकी शुरुआत देखने को मिलेगी। लॉकडाउन चूंकि मध्य प्रदेश में सहित पूरे देश में चल रहा है, ऐसे में लॉकडाउन के अंतर्गत भी राजनीतिक गतिविधियां लगातार जारी हैं। बीजेपी चूंकि सत्ता में, लिहाजा उसका फायदा भी बीजेपी के नेता जरूर उठा रहे हैं। आज तुलसी सिलावट जिस तरीके से सांवेर क्षेत्र के कई बड़े नेताओं को लेकर आए थे और उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी, इस बात पर कांग्रेस की भी निगाह है और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरे जो सदस्यता अभियान था, या कहना चाहिए कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले लोग थे, उसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा था कि कोरोना महामारी के बीच में जनता की सेवा करने के बजाय उपचुनाव की चिंता बीजेपी को ज्यादा है, पर यह चिंता कांग्रेस को भी है। और प्रेमचंद गुड्डू का बयान हो या फिर जो लगातार घोषणाएं या आरोप कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं, वो भी इस तरफ बिल्कुल साफ इशारा करते हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। उपचुनाव जब होंगे तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर चेहरे कौन से हैं और कितनी सीटें किसको हासिल होती है, पर लेकिन उससे पहले ये दौर जो अब शुरुआत देखने को मिली है ये लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तक केवल 22 जो विधायक थे कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था वो बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे, और उनके बाद में अब जो क्षेत्र के बड़े चेहरे हैं उनके दल बदलने का सिलसिला लगातार शुरू होगा, ना केवल बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी ये जो शुरुआत है वो देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस बात से नाराज है कि कांग्रेस के नेताओं को उनके यहाँ पर ज्वाइन कराया गया, जो लगातार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे थे। ऐसे बड़े कार्यकर्ता, बड़े नाम भी हैं जो हो सकता है कि नाराजगी के चलते बीजेपी का दामन थामे, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो ये कहना होगा कि मध्य प्रदेश में कम से कम कोरोना को लेकर पूरे देश में यहाँ पर इसके उपाय और बचाव को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं पर मध्य प्रदेश के दौरान राजनीतिक हलचल भी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है और उपचुनाव के सुगबुगाहट ने जो है शायद कोरोना का भय जो है राजनीतिक दलों में कुछ कम किया है। और ऐसे में जो चर्चाएं और जो गतिविधियां हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सदस्यता दिलाने की बात हो या उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की बात हो, उसमें भी तेजी कहीं ना कहीं देखने को नजर आ रही है। बिल्कुल सुधीर, एक तरफ मध्य प्रदेश लगातार कोरोना के संकट से जूझ रहा है, हाल बहुत ज्यादा खराब है, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वहीं उपचुनाव को लेकर सियासत भी अपने पूरे चरम पर है। तो अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से चुनावी सरगर्मी उपचुनाव को लेकर के बहुत तेज है। देखने वाली बात होगी कि अब जनता आखिर किसका दामन थामेगी, कांग्रेस का या फिर बीजेपी का। चलिए, शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो राजधानी भोपाल में मंत्रालय में आज मंत्री समूह की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कमलनाथ सरकार के दौरान जो निर्णय लिए गए थे उनकी समीक्षा की गई। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल ने निर्णय लिया कि अगले हफ्ते अब फिर से मंत्री समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में अधिकारियों को समस्त आवश्यक दस्तावेज लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। फिलहाल अगली बैठक में पिछली सरकार के आखिरी 6 महीने के कार्यकाल में लिए गए बड़े फैसले और ठेके को लेकर सरकार जांच करा सकती है।
बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में बड़ी रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5154 तक पहुंच गया है। वहीं इससे अब तक 250 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस महामारी से लड़कर जीतने वालों की संख्या 2425 है। प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर की बात करें तो यहां कुल मरीजों की संख्या 2565 तक जा पहुंची है, जबकि 101 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजधानी भोपाल में संक्रमितों की संख्या 954 है। उज्जैन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 341 हो गई है। जबलपुर की बात करें तो यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 तक जा पहुंची है, जबकि एक और पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में अब 182 संक्रमित मरीज हो गए हैं। मुरैना में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब तक यहां 32 मरीज हो गए हैं। वहीं 22 मरीज ठीक हो चुके हैं। खरगोन में 4 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमित 103 हो चुके हैं। वहीं अब तक 65 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। रीवा की अगर बात की जाए तो यहां 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 14 तक जा पहुंची है। इसी तरह रायसेन में 2 और अशोकनगर जिले में 1 मरीज मिला है। वहीं झाबुआ में कोरोना से पहली मौत हुई है। मरीज के इंदौर के एमवाई अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। उधर ग्वालियर में कोरोना मरीजों की संख्या 66 तक हो गई है। बॉर्डर चेक पोस्ट पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी चेकिंग हो, लेकिन कई बार एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ज़्यादा हैं जिनको चेकिंग से पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को क्वारंटीन किया जाए। कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए इंदौर में आज से चौथे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है। इसको लेकर आईजी विवेक शर्मा ने डीआरपी लाइन में अधिकारियों की बैठक में एक्शन प्लान की जानकारी दी गई। लॉकडाउन के दौरान शहरी और ग्रामीण इलाकों में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था करनी है और कहां कितनी रियायतें देनी है। वहीं लॉकडाउन के दौरान आने वाली परेशानी और उसके निदान के लिए अधिकारियों से सुझाव भी मांगे गए। लॉकडाउन 4 में हम प्रवेश कर चुके हैं और उसके साथ ही साथ कुछ नए एहतियात, कुछ नई जानकारियाँ लोगों तक संप्रेषित की गई हैं। उसमें ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों में कुछ रियायतें दी गई हैं अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। मुख्य तौर पर जो नगरीय क्षेत्र है यानी कि नगर निगम का सीमा है, उसमें 29 ऐसे गाँव को चिन्हित किया गया है जो बाहरी सीमा पर स्थित हैं। वहाँ पर कुछ रियायतें दी गई हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ सरकार के फैसलों की जांच को लेकर बैठक हुई है और कर्ज माफी सदी का सबसे बड़ा घोटाला है, ऐसा कहना है नरोत्तम मिश्रा का। किसानों के खाते में पैसा ही नहीं पहुंचा है। किसानों का कहीं भी 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ है। जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं वो सभी फर्जी है। किसानों को ठगा गया है, धोखा दिया गया है। ये जांच का विषय है, हम इसकी तह तक जाएंगे, ऐसा कहना है नरोत्तम मिश्रा का। आपको बता दें कल सरकार खनिज आबकारी नीतियों को लेकर के फैसला भी लेने वाली है, इसकी भी जानकारी दी है नरोत्तम मिश्रा ने। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गृह स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है और कर्ज माफी को सदी का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। कमलनाथ सरकार के फैसलों की जांच को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सरकार बड़ा जांच करवाने वाली है, बड़ी जांच करवाने वाली है इन तमाम घोटालों को लेकर। तो नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कर्ज माफी जो कमलनाथ सरकार ने करवाई थी वो सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। कहीं पर भी किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ है। सरकार अब इसकी जांच करवाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, बहुत बड़ा बयान आया है नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। उनका कहना है कि कर्ज माफी जो कांग्रेस सरकार के समय करवाई गई थी वो सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। देखिए, बिल्कुल आज ही मंत्री समूह की बैठक हुई थी जो कि पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उसके पिछले 6 महीने के कार्यकाल की जांच को लेकर। और बीजेपी को ये लगता है कि उस दौरान जो फैसले लिए गए थे वो फैसले कहीं ना कहीं घोटाले को लेकर थे और लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर जो कर्जमाफी थी उस पर भी सवाल अब बीजेपी ने उठाए। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि कर्जमाफी को लेकर जो दावा पिछली सरकार के द्वारा किया जा रहा था कि 25 लाख से ज़्यादा किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, उसमें से कर्ज माफी बिल्कुल नहीं हुई है। किसानों के खाते में पैसे नहीं गए हैं। ऐसे में कर्ज माफी की बात करने वाली पिछली सरकार के कार्यकाल की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें
घोटाले की बू जो है वो वर्तमान बीजेपी सरकार को नजर आती है। इसके अलावा कई सारे ट्रांसफर पोस्टिंग और कई सारे टेंडर जो है पिछली सरकार के दौरान जारी किए गए थे, उनकी भी जांच कराई जाएगी। लिहाजा आज जब मंत्री समूह की बैठक हुई तो कई सारे दस्तावेज इसमें अधिकारी लेकर नहीं आए थे और यही वजह थी कि आज बैठक में अधिकारियों को अगली बैठक यानी कि अगले हफ्ते जो बैठक होगी उसमें साफ तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं कि उस बैठक के दौरान पिछले 6 महीने के कार्यकाल के जो बड़े फैसले थे उनके दस्तावेज लेकर अधिकारी आए और यह माना जा रहा है कि कर्ज माफी सहित जो दूसरे बड़े फैसले पिछली सरकार में लिए थे पिछले 6 महीने के दौरान, उनकी जांच जो है इस अगली बैठक के दौरान कराई जा सकती है। और नरोत्तम मिश्रा का जो बयान है वो साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है। आकांक्षा। बिल्कुल सुधीर, देखने वाली बात होगी, आज ही बैठक हुई है और आज ही बड़ा बयान आया है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक तरफ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन की कवायद लगातार संक्रमण कम करने को लेकर देखी जा रही है। भोपाल जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है। भोपाल के लोगों के लिए क्या है इस नई गाइडलाइन में अनिवार्य, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल में लॉकडाउन 4 के दौरान जिला प्रशासन एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। भोपाल शहर में संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने शहर को 6 सेक्टर में बांट दिया है। साथ ही यह अनिवार्य कर दिया गया है कि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर एक सेक्टर के लोग दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि ये 6 सेक्टर कौन कौन से हैं। कुलार गेस्ट हाउस से काला पानी तक, हबीबगंज अंडर ब्रिज से बावड़िया कला ब्रिज तक, होशंगाबाद रोड, ISBT से मिसरो थाना समरधा तक, रातीबड़, सूरज तिराहे से रातीबड़ थाने की सीमा तक, गोविंदपुरा एरिया, रायसेन रोड, निजामुद्दीन रोड, अयोध्या बाईपास रोड से करारिया गांव तक, भेल क्षेत्र, कस्तूरबा अस्पताल से भेल कॉलोनी से पटेल नगर तक, बैरागढ़, लालघाटी से खजूरी थाने तक। इन 6 सेक्टर्स के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। गाइडलाइन के मुताबिक एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने की अनुमति नहीं होगी। इमरजेंसी सेवा के लिए ही दूसरे सेक्टर में जाने की अनुमति मिलेगी। जहांगीराबाद, ऐशबाग, अशोका गार्डन, मंगलवारा, तलैया में टोटल लॉकडाउन रहेगा। 50% स्टाफ के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर की इंडस्ट्री खुलेगी। रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे। एक रजिस्ट्री का वक्त 20 से 25 मिनट का होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर प्राइवेट दफ्तर 33% स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। 6 सेक्टर में 50% स्टाफ के साथ इंडस्ट्री खोलने की अनुमति मिलेगी। कर्मचारी और मजदूरों को संबंधित सेक्टर का रहवासी होना अनिवार्य होगा। 6 सेक्टर में रहने वाले लोग हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद कोरोना संक्रमण के मामले में भोपाल दूसरे नंबर पर है। यहाँ लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी संक्रमण को रोकने की है, जहां 6 सेक्टर्स और गाइडलाइन के जरिए संक्रमण कम करने की दिशा में भोपाल का एक खाका तैयार किया गया है। उम्मीद है कि लोग इसका पालन करें और संक्रमण फैलने से रुक जाए। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।